उत्सव मनाने का। नाना भाऊ, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद। नाना भाऊ का जन्मदिन 5 जून को मनाया जाता है और 5 जून को उनका बर्थडे रहता है। लोग मुझे बहुत कहते हैं, वसीम भाई नागपुर में दूसरा जन्मदिन नाना भाऊ का मनाना चालू कर दिया। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं जन्मदिन नहीं जन्म उत्सव मनाता हूँ। और मैं नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, हमारे नागपुर शहर के अंदर में और यहाँ से छत्तीसगढ़ तक नाना भाऊ का जन्म उत्सव 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक नाना भाऊ पडोले साहब के कार्यकर्ता मनाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि नाना भाऊ ने सबसे पहला तारीख मुझे दिया। मैं नाना भाऊ का फिर से धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे दोस्त लोग, मेरे मित्र, मेरे पदाधिकारी, कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, अलग अलग दिन नाना भाऊ का कार्यक्रम रखे हैं। किसी ने ऑर्केस्ट्रा के रूप में रखा है, किसी ने ब्लड डोनेशन के रूप में रखा है, किसी ने फल डोनेशन के रूप में रखा है, किसी ने लड्डू वितरण के रूप में रखा है। सब लोग का अंदाज अलग अलग तरीके का है। नाना भाऊ बहुत बड़ी शख्सियत है मेरे भाई। जिस समय से 2019 के अंदर में नाना भाऊ ने नागपुर में एंट्री किया था, लोकसभा का इलेक्शन लड़े, मैंने कांधे से कांधा मिला के नाना भाऊ का हर समय हर वक्त साथ दिया। उसके बाद में कुछ कारण हमें हार मिली, मुझे बहुत अफसोस हुआ। नाना भाऊ ने एक चीज मुझे कहा था, ये बेटा अफसोस नहीं करना, ये तो राजकारण में सब चलते रहता है। मैं उत्तर नागपुर में रहता हूं। मेरे उत्तर नागपुर के भाई, हर कम्युनिटी के, और हमारे उत्तर नागपुर के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे सबका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि नाना भाऊ के लिए उन्होंने इतनी मेहनत किया। मैं वो जानता हूं क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में कांधे से कांधा मिलाकर साथ में था। और मेरे सभी मित्रों ने, सभी पदाधिकारियों ने नाना भाऊ का भरपूर साथ दिया और हमने सिर्फ उत्तर नागपुर से ही लीड नाना भाऊ को दिला के दिए। थोड़ी सी अफसोस की बात है। आज समय बदल गया। नाना भाऊ ने कहे थे देश पांडे हॉल के अंदर में, कुछ हमारे नेता थे, थोड़े से मुस्कुरा रहे थे। ऐसा चुनाव, राहुल गांधी जी ने भी खुद इस बात को, लोगों की भावनाओं को समझा और कई रैली में राहुल गांधी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया। पर जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का हमारा चौथा स्तंभ, पहली बार ऐसा हुआ कि उसको गोदी मीडिया करके बोला जाता। आपको मैं याद दिलाऊंगा कि जब अपने देश के पहले प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो जो नेशनल हेराल्ड जो पेपर, जिसके बारे में सोनिया जी को जो तकलीफ दी गई थी, तो वो पेपर के संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भी निर्णय कैबिनेट में होता था, वो निर्णय गलत है, इसमें ये गलतियां हो सकती है। अपने ही निर्णय के ऊपर अपनी गलतियों को सुझाना और लोगों में उस बात में क्या मत बनता है ये समझना और उस जैसे कानून बनाना और लोगों के हित के लिए बनाना।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, नरसिंह जी हो, जो भी देश के प्रधानमंत्री बने, और राजीव जी ने तो एक कमाल कर दिया कि मीडिया को स्वायत्तता दी, अधिकार दिए उनको कि आपको पूरी स्वायत्तता रहेगी, घटनात्मक दुरुस्ती की, और मीडिया को सरकार के बारे में, सरकार की गलतियां भी होती है तो उनको बोलने का पूरा अधिकार होता है। आपको याद होगा कि उस समय में राजीव जी को बदनाम करने के लिए बफोर्स तोप का मामला उठाया गया, जिसमें राजीव जी का एक पैसे का भी करप्शन का कोई इन्वॉल्व नहीं। गांधी परिवार को मैं 5 से समझता हूं, कि सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, वो लोग ना अल्लाह तुमने देखा ना भगवान मैंने देखा। अगर धरती पे साफ सुथरे लोग रहते हैं, उन्हीं को अपन लोग भगवान समझते हैं, अल्लाह समझते हैं। तो वो लोग इतने साफ सुथरे हैं कि ये करप्शन उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। बिल्कुल सिंपल रहना, तुम्हारे पास और मेरे पास ज्यादा कपड़े हैं, उनके पास उतने भी कपड़े नहीं होंगे। 4-5 ड्रेस में राहुल गांधी जी अपनी जिंदगी जी रहे, इतना सिंपल रहते। लेकिन उस साफ सुथरे राजीव जी गांधी जी के ऊपर जब बोफोर्स तोप का जब एलिगेशन किया गया तो मीडिया में पूरी तरह उनको बदनाम किया जा रहा था। वो भी आज की सरकार के जैसे मीडिया के ऊपर दबाव ला सकते थे, लेकिन नहीं, उनका अधिकार है और उनकी बातें है। और जब मैं गलती किया नहीं तो मैं बिल्कुल उसमें से साफ निकलूंगा। और वैसी स्थिति हुई, खुद राजीव जी ने उसमें इंक्वायरी बिठाई, मामला कोर्ट तक गया। राजीव जी जाने के बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि उसमें राजीव जी का कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था।